हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज हम आपके पास में लेकर के आए एक आंसर शीट है, हमारे एक स्टूडेंट की है। एसएसटी का टेस्ट हुआ था, फुल लेंथ टेस्ट हुआ था पूरा 80 नंबर का, जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसी का टेस्ट हुआ था और उसकी एक आंसर शीट है। आंसर शीट हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं और साथ में हम टिप्स भी बताएंगे क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। इस बच्चे ने क्या अच्छी चीज़ें करी हैं और क्या इसने गलतियां करी, दोनों हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। इससे आपको पूरा एक अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको कॉपी किस तरह से लिखनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। इस बच्चे ने 80 में से 68 नंबर, 68 आउट ऑफ 80 मार्क्स इसने स्कोर किया है। ठीक है, चलिए इसने स्टार्ट किया सेक्शन डी से, जो कि सबसे बड़ा सेक्शन होता है। 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, 5 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन इसमें करने होते हैं। इसने स्टार्ट किया सेक्शन डी से। आप किसी भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस सेक्शन से स्टार्ट कीजिएगा पहले उस सेक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी से और सेक्शन डी का एक क्वेश्चन आपने करा, उसके बाद में आप आगे बढ़ के चले गए सेक्शन सी के ऊपर कि सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो भी हो वो कर लेते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने सेक्शन डी स्टार्ट किया है तो पहले सेक्शन डी को फिनिश कीजिए। अगर मान लीजिए सेक्शन डी के 4 में से 3 क्वेश्चन आपको आते हैं, एक नहीं आता है, तो आप उस एक क्वेश्चन के लिए खाली जगह छोड़ दीजिए। जब बाकी पेपर कर लीजिए, आपके पास में समय बचे तो उस सेक्शन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो शुरुआत करते एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में। इसने यहाँ पे सेक्शन डी लिखा, उसको अंडरलाइन किया है। आंसर नंबर लिखा है, उसको अंडरलाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर यहाँ पर है। ये काम आप कर सकते हैं। आपके एग्जाम में आपको सिर्फ एक पेन मिलेगी ब्लू कलर की। ठीक है, आपको दूसरे कलर की पेन यूज़ करने को नहीं मिलेगी। आप स्केच लेकर के जा सकते हैं, स्केच पेन। एडमिट कार्ड पर एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा क्या अलाउड है क्या नहीं। अभी के हिसाब से यही माना जा रहा है, स्केच पेन आपको अलाउ होगा। तो आपको स्केच पेन से मार्किंग करनी इस तरह से, और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिलेंगे आप उसको अंडरलाइन करते चलिएगा। ठीक है, इसने पहले जो क्वेश्चन में मेन चीज़ पूछी गई थी, क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप क्वेश्चन सुन लीजिए। हाईलाइट द वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। इसने क्वेश्चन के बारे में वो चीज़ पहले यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करके इसने उस चीज़ को लिखा है कि क्या बताने जा रहा है। आपको भी यही करना, पहले आपको ये बताना है कि आप क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो। 4 लाइनें यहाँ पे इसने ली, उसके बाद में उसने बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से यहाँ पर चीज़ों को आगे एक्सप्लेन किया। द आइडिया ऑफ अलापेट्रे, अच्छा कुछ ऐसे वर्ड जो थे उसको यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया कि इस वर्ड की मीनिंग क्या होगी, इस वर्ड से क्या कहना चाह रही है। ये काम आपको करना है। ठीक है, सबसे पहली बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको पहले क्वेश्चन के बारे में लिखना कि आप क्या बताने जा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद कोशिश कीजिएगा चीज़ों को आप पॉइंट वाइज लिखिए और बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, नंबर मत डालिएगा 1 2 3 नहीं, आप बुलेट पॉइंट्स बनाइए। अगर आप नंबर डालेंगे, मान लीजिए आपने 5 पॉइंट लिखे, तो एग्जामिनर को तुरंत दिख जाएगा अच्छा 5 नंबर तक गया, मतलब इसने 5 पॉइंट लिखे हैं। बट अगर आप इस तरह का कोई पॉइंट बना देंगे या आप कुछ इस तरह का स्टार बनाते हैं, ठीक है, या ऐसे बुलेट पॉइंट छोड़ देते हैं डॉट की तरह से, इससे एग्जामिनर पॉइंट्स गिनेगा नहीं। एग्जामिनर देखेगा अच्छा कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, देखने में ज़्यादा लग रहे हैं, वो ज़्यादा समझ के आपको नंबर उसी हिसाब से देगा। अदरवाइज अगर आपने नंबर डाल दिया तो वो तुरंत नंबर के हिसाब से गिन के आपको देता चला जाएगा नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर में इस बच्चे ने 5 नंबर पाए हैं। हालांकि इसने थोड़ा सा कम लिखा, इसको और लिखना था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखा, फिर अगले पेज पे यहाँ इसने लिखा और लिखना था, इसको और ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा लिखना था चीज़ों को। ठीक है, अच्छा ये देखते चलिए, अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप सिंपल उस गलती को एक बार में ऐसे काट सकते हैं। आपको वहाँ पे 4 बार पेन नहीं चलानी, एक बार आपने ऐसे पेन चला दी कि हाँ ये आपसे गलती हो गई है, बस उसको वहीं पे आप छोड़ देंगे। कॉपी आपकी देखने में गंदी नहीं लगनी चाहिए, कॉपी देखने में नीट और क्लीन दिखे। दूसरी बात, क्वेश्चन आपने कर लिया, आंसर आपने कर लिया, अगर आपके पास टाइम बचता है तो हर आंसर के बाद में आपको इस तरह से एक लाइन ऐसे बना देनी है, जिससे एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पे ये आंसर खत्म हो गया, एंड हो गया, ताकि गलती से भी एग्जामिनर को इस बात की कन्फ्यूज़न ना हो कि ये आंसर किसका है। ठीक है, देखिए कॉपी को आप जितना एग्जामिनर के लिए आसान बनाएंगे उतना आपके लिए आसान होगा नंबर गेन करना ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 30 ने यहाँ पे फिनिश करा, यहाँ पे एक लाइन बना दी है इस तरह से, ऐसे एक लाइन इसने बना दी है, आपको भी ये काम करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे लिखा है, अंडरलाइन नहीं किया इसने, जल्दी में नहीं किया होगा, लेकिन आप ज़रूर कर दीजिएगा। बीच में लिखना है, आप क्वेश्चन या आंसर जो भी चीज़ आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर
20, 30 जो भी आप बीच में लिखेंगे, साइड में नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, आंसर लिखेंगे और नंबर डाल देंगे जो भी। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी, आपको बीच में लिखना है। क्या पता वो साइड वाला पॉइंट एग्जामिनर की नज़रों से हट जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में इन्हें बताना था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है क्यों बैकबोन है कंट्री की, इसके बारे में, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा। पहले इसने एक बुलेट पॉइंट बनाया और लिखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ द कंट्री बिकॉज। अब इसके बाद से इसने पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट कर दिया। देखिए इसने यहाँ पर गलती करी, गलती करने के बाद इसने सिंपल इस चीज़ को एक बार में ऐसे काट दिया। आपको भी ऐसे ही करना है। उसके बाद पॉइंट्स में बात कहनी है, अगर कुछ वर्ड गलत हो जाते हैं आपको उनको ऐसे काट देना है चुपचाप, ठीक है। ये गलती मत कीजिए, किसी लाइन के ऊपर मत लिखिएगा। जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो आपकी, लाइन के ऊपर लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। वर्ड आपने काट दिया, आप उसके बगल में यहाँ पे लिख सकते हैं, या नीचे जगह हो तो आप वहाँ लिख सकते हैं, ऊपर नहीं लिखना इस तरह से, ठीक है। इस क्वेश्चन में इसे 4 नंबर मिले बिकॉज इसने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो मान के चलिए आपको उसमें 1 पेज से ज़्यादा भरना है, ठीक है। कोशिश आपको ये रखनी है। अच्छा, कॉपी के साइड में कुछ लोग लाइन ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे लाइन बना करके यूज़ करते हैं। जब आप ये लाइन बनाएंगे साइड साइड में तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी। आपको लाइन एकदम यहाँ से नहीं बनानी है, ना एकदम यहाँ से बनानी, आपको परफेक्ट यहाँ से लाइन बनानी है। और दोनों तरफ कोशिश कीजिएगा लाइन की लेंथ जो है साइड साइड से, ये वाला जो ये गैप है, ये गैप हमेशा बराबर रहे दोनों तरफ से और हर पेज पे बराबर है, ठीक है। इस बात की कोशिश कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने हर क्वेश्चन में वही करा। पहले एक ऐसे एरो बना दिया है, यहाँ पे ये एरो आपको दिख रहा होगा, जो ये एरो बनाया है इसने, ये वाला एरो। और इस एरो के बाद में, इस एरो के बाद में फिर इसने जो चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, अलग अलग फिर बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। यहाँ गलती करी इसने, वही गलती रिपीट कर दी दोबारा से, काटने के बाद में इसके ऊपर लिख दिया। आपको ये नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि काटने के बाद अगर आप वर्ड को काट रहे हैं तो बगल में लिखिए, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी गलती करी, काट के छोड़ दिया, एक्सेस इसने बगल में लिखा, ठीक है। ऐसे करना है आपको। हर क्वेश्चन के बाद में आपको एक लाइन बना देनी है और क्वेश्चन नंबर जो भी लिखना है बीच में लिखना। कोशिश रहे इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कोई ऐसे वर्ड मिलते हैं जो थोड़े से आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बीच में आता है तो बताते हैं। अगर इंपॉर्टेंट वर्ड आपको कुछ भी मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो उसको आपको अंडरलाइन कर देना है। जिस चीज़ को आप दिखाना चाहते हैं उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपने स्केच पेन के ज़रिए से, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से लिखना है। और कोशिश क्या करनी है आपको, कोशिश ये करनी है, देखिए यहाँ पे इस बच्चे का ये आंसर यहाँ पर ख़त्म हुआ। आंसर ख़त्म होने के बाद इसने एक सिंपल लाइन यहाँ से यहाँ तक बना दी है, ठीक है। इसके बाद इसके पास में इतनी जगह बची थी, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7-8 लाइनें इसके पास में बच रही थी। लेकिन इसने अगला आंसर जो है अगले पेज से स्टार्ट करा। आप भी ऐसे ही कीजिएगा। अगर 3-4 मान लीजिए आपके पास में 6-7 लाइनें बची हैं, अब आप क्या करेंगे, कम से कम 2 लाइन छोड़ के आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर जो भी आप यहाँ पे लिखना चालू करेंगे, फिर 2 लाइन छोड़ के आप यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 1 लाइन आप लिख पाएंगे, फिर आपको अगले पेज पे जाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यही है कि आप सीधे अगले पेज से स्टार्ट कीजिए ताकि एग्जामिनर को भी कन्फ्यूज़न ना हो। ऐसे में एग्जामिनर ये सोचता है कि नंबर इस पेज पर दूँ या अगले पेज पर। तो बस आपको कुल मिला के अपनी कॉपी को आसान बनाना है एग्जामिनर के लिए हर तरह से। अच्छा, सेक्शन डी इसने पहले ख़त्म कर लिया। इसके बाद ये आगे सेक्शन बी पर। आप किसी भी सेक्शन को पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ, जिस भी सेक्शन को स्टार्ट कीजिए उसको फिनिश कीजिए, तभी किसी दूसरे अगले सेक्शन पर जाइएगा। इसने लिखा सेक्शन बी, इसने लिखा क्वेश्चन नंबर 21, उसको अंडरलाइन करा, फिर एक एरो बनाया, फिर क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में फैक्टर्स पूछे थे कि अमेरिका में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, उसके लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। इसने उसी क्वेश्चन को पहले रिपीट करा। देखिए ये करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि हम थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं, डायरेक्ट अपने आंसर से स्टार्ट करते हैं कि 2 फैक्टर लिख के टाइम बचा ले। ये गलती आपको नहीं करनी है। ना आपको टाइम बचाना है, ना आपको कॉपी बचानी है, ठीक है। ये मैथ का पेपर नहीं है कि आपको टाइम बचाना हो, बाकी में आपको दिमाग लगाना। एसएसटी की यही खास बात है, आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, आपको चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप अपने कॉमन सेंस का यूज़ करके आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कॉपी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो आपको लिखना है यहाँ पर, बिकॉज आप ज़्यादा लिखेंगे तो एग्जामिनर को दिखेगा अच्छा इसने मेहनत ज़्यादा करी तो नंबर आपको देगा। एग्जामिनर को भी मौका चाहिए कि वो आपका नंबर कहाँ से दे, ठीक है। इसने पहले ऐसे लिखा, फिर यहाँ पे पॉइंट्स बनाए, पॉइंट्स बनाने के साथ में आंसर लिखे,
ठीक है, राइटिंग साफ रखिएगा। देखिए यहाँ पे फिर कुछ लाइनें बच रही थी, इसने वो लाइनें यहाँ पे छोड़ दी, अगला क्वेश्चन अगले पेज से स्टार्ट करा है। इस तरह से आप चलते देख सकते हैं, यहाँ भी कुछ लाइनें बची, इसने छोड़ दिया, फिर अगले से स्टार्ट करा है, ठीक है। अच्छा, आप इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से हमारा अभी सेक्शन बी ही चल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ते। फिर अब यहाँ पर सेक्शन सी पर पहुँचा है, ठीक है। अब इसने सेक्शन सी, इसने पहले सेक्शन डी को अटेम्प्ट करा, उसके बाद सेक्शन बी को अटेम्प्ट करा, अब ये सेक्शन सी पर पहुँचा है, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न इसने अपनाया है। पहले क्वेश्चन के बारे में लिख दिया कि हम किस चीज़ को बताने जा रहे हैं, फिर पॉइंट्स में उन्हीं बातों को यहाँ पर लिख दिया है। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, राइटिंग का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। जो वर्ड आपको लगते हो कि वो वर्ड इंपॉर्टेंट है, उन वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। उन वर्ड को आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिफेंस एक्सपेंडिचर अगर आपको लग रहा है कि एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं अपने स्केच पेन के ज़रिए से, ताकि एग्जामिनर की नज़र डायरेक्ट उस वर्ड पर पहुँचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, उसके बाद में देखिए अब यहाँ कुछ गलती होगी। अगर आपसे ज़्यादा गलत हो जा रहा है तो आप सिंपल एक ऐसे बॉक्स बनाइए, और बॉक्स बनाने के बाद में आप डायरेक्ट एक ऐसे कट लगा दीजिए बड़ा सा, एग्जामिनर को दिख जाए कि अच्छा इसने यहाँ पे गलती करी है, ताकि उसको पता चल जाए कि हाँ इस पे हमें मार्किंग नहीं करनी है। अदरवाइज़ वो मार्किंग करने के लिए जाएगा, उसे दिखेगा आंसर गलत है, वो मार्किंग नहीं करेगा या 0 मार्क आपको करके चला जाएगा आगे, फिर आंसर को आगे कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, इन क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान देना, जो भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं तो कोशिश ये कीजिए, जैसे कि इस क्वेश्चन ने पूछा था कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से पहले एक टेबल टाइप का या चार्ट टाइप का इस तरह से बनाना है। ऊपर आपने यहाँ पे लिख दिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, उसी पे यहाँ लिखेंगे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। फिर आपको उनके फ़ायदे बताने हैं, और लास्ट में आपको आकर के एग्जाम्पल देना होगा, ठीक है। लास्ट में आपको आकर के यहाँ पर एग्जाम्पल देना होगा कि कहाँ पर ये गवर्नमेंट है, जिस भी चीज़ के बारे में एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे इन्हें 3 नंबर मिले हैं, इसके बाद इसने कॉपी छोड़ दी है, जगह छोड़ दी है। अब ये पहुँच गया सेक्शन ए पर। सेक्शन ए जो हमारा MCQ होता है, जो 1-1 नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये CBSE बोर्ड वाले कॉपी ये भी है कि स्टूडेंट की, ठीक है। सेक्शन ए में आपको क्या करना है, इसने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत था, कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, तो हमने कट कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का लिखा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में जो वर्ड था वो था केसरी। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, या अगर आप चाहें तो आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो ऑप्शन करेक्ट है, आपको वो ऑप्शन लिखना है। उस ऑप्शन में क्या दिया है ये भी आपको लिखना है। इसने गलती यहाँ पर करी है, ऑप्शन नंबर ए में क्या चीज़ दी हुई है वो इसने यहाँ पर नहीं लिखी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में जो नाम थे वो नाम उसने, जो भी चीज़ यहाँ पे थी उसने यहाँ पर नहीं लिखा। ये गलती आपको नहीं करनी है। ऑप्शन में क्या है वो आपको लिखना है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा था राजा रवि वर्मा, वो आपको लिखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा था मेज़, तो वो आपको मेज़ यहाँ पर ऐसे लिखना है, ताकि एग्जामिनर दोनों चीज़ें देख सके। एग्जामिनर को अगर पता होगा कि अच्छा इसका आंसर, चलिए मान लीजिए क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। 4 नाम थे, ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी सुधारक, ऑप्शन डी प्रताप। सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी केसरी। अब एग्जामिनर क्या करेगा ना, मान लीजिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर देख रहा है, उसने ऑप्शन को खोजने नहीं जाएगा कि आपने सही ऑप्शन लगाया कि नहीं। एग्जामिनर को पता है कि पेपर था केसरी, वो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर देखेगा और उसकी नजर जाएगी केसरी के ऊपर, तो वो तुरंत आपका टिक करके आपको वहाँ पे मार्क दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरी कॉपी अपनी कंप्लीट करनी है। अच्छा, इस बच्चे ने ये क्या कहते हैं, सबसे लास्ट में करा है MCQ वाला पार्ट। आप कोशिश ये कीजिएगा जो सेक्शन आपको बेटर आता हो। मान लीजिए सेक्शन डी आपको ज़्यादा अच्छे से आ रहा है, उसमें चीज़ें ज़्यादा लिखनी होती है, टाइम मैनेज आपको थोड़ा सा करना पड़ता है, तो आप जो सेक्शन चाहे पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो आपको पहले आ रहा हो पहले उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, उस क्वेश्चन के ऊपर मत जाइए जो आपको नहीं आता हो। इससे क्या होता है ना, जो आपको नहीं आता है आप उसमें सोचने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, और जो आपको आ रहा होता है आप वो भी नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन आपको पहले स्टार्ट वहाँ से करना जो सेक्शन आपका सबसे स्ट्रांग हो, जो आपको अच्छे से आता हो। अदरवाइज आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, फिर आप परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे इसने सेक्शन ए फिनिश करा, फिर यहाँ पे सेक्शन
ई स्टार्ट कर दे, जो कि हमारा केस बेस स्टडी होता है। अब देखिए केस बेस स्टडी में इस बात का आपको खासा ख्याल रखना है कि आप आराम से पढ़िएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, बिकॉज केस बेस जो होता है ना, वो मान लीजिए वो एसएसटी नहीं है, वो आप ये मान के चलिए कि वो आपका इंग्लिश का पेपर है। आपको वहाँ पे वर्ड का बहुत ध्यान देना है, उसके बाद क्वेश्चन भी पढ़ना है, फिर उसके हिसाब से आपको उसमें से आंसर ढूंढ करके वहाँ पर लिखना है। तो आराम से सुकून से आप पहले 2 बार लंबी लंबी सांसें ले लीजिएगा, उसके बाद पूरे केस को पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। सुकून से जब पढ़ लीजिएगा फिर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे मत जाइएगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन पे जाएंगे, आपकी नज़रें लगी होंगी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के ऊपर, इसलिए आप उस केस को सही से नहीं पढ़ पाएंगे। ये गलती मत कीजिएगा, पहले केस को पढ़िए, क्या पता आपको आंसर ढूंढना भी ना पड़े। आपने केस अच्छे से पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन देखा, तुरंत आपके दिमाग में इसका आंसर आ जाएगा, आप आंसर को वहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। अब देखिए ध्यान ये दीजिएगा, कुछ वर्ड्स हैं जो, ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको जो है थोड़ा सा हाईलाइट, मतलब कि अच्छी स्पेलिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है। आपकी स्पेलिंग का ध्यान है, मान लीजिए किसी कंट्री का नाम है, जैसे यहाँ पे नाम है लंदन, तो आपको ध्यान रखना है कि लंदन की स्पेलिंग क्या होगी। कुछ बच्चे इटली की स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, मान लीजिए कुछ वर्ड्स और अगर ऐसा आ गया तो आपको उस वर्ड का ध्यान देना है। जैसे कि एक वर्ड आता है ना सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, तो आपको उसका ध्यान देना है कि क्या करेक्ट स्पेलिंग है, अदरवाइज एग्जामिनर को अगर स्पेलिंग गलत दिखे तो नंबर वहाँ पे काट सकता है आपका, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, केस बेस स्टडी के साथ में पेपर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज इसके बाद में फिर मैप वाला क्वेश्चन था। मैप वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इंडिया के मैप को हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना है। आपको कुछ नहीं, आपको डेली एक बार इंडिया का मैप अपने सामने उठाना है। मैप मत उठाइए, आपकी बुक में जितनी बार भी मैप में कुछ नोटेशन दी हुई है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा स्टेट है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इससे आपका बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। कुछ एक आध पॉइंट्स और बताता हूँ अलग से, जैसे कि मान लीजिए 5 नंबर का आपका लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपने उसमें 15 लाइनें लिख दी, आपको लग रहा है कि इसमें आप कुछ और ऐड कर सकते हो, बट आपको बाकी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं। तो अब आप क्या कीजिएगा ना, आप उस आंसर के बाद में 3-4 लाइनें छोड़ दीजिएगा, आप बाकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप वापस आइए उस क्वेश्चन पर, और जो चीज़ें आप उसमें ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही 2-4 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आपको अपनी कॉपी को हमेशा जो है ध्यान ये रखना है, आंसर नंबर आपका सेंटर में होना चाहिए, यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा हुआ इस तरह से आपका होना चाहिए, और जहाँ भी आपका पेज एंड हो रहा हो वहाँ से आपको स्टार्ट नहीं करना। अगर 4-5 लाइनें बच रही हैं तो उसको आपको छोड़ देना है, अगले पेज से स्टार्ट करना है। हेडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कोशिश कीजिएगा जिन जिन क्वेश्चन में आप हेडिंग दे सकते हो वहाँ पर आपको हेडिंग देनी है, वहाँ पे आप हेडिंग दे करके चलेंगे, और उसके बाद में फिर उस हेडिंग को आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपका जो कंटेंट राइटिंग होती है ना, देखिए 2 चीज़ें, एक होता है कंटेंट और एक होता है आपका प्रेजेंटेशन होता है। तो आपको अपने कंटेंट के ऊपर भी ध्यान देना है, प्रेजेंटेशन के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना है। दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी कॉपी देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर को हमेशा स्केच से आपको हाईलाइट कर देना है, यहाँ पे इसने हाईलाइट नहीं करा है, आप नीचे इसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे ताकि उन्हें समझ में आ जाए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो कम से कम 15 लाइन तो आपको लिखनी ही है, कम से कम 15 लाइन आपको लिखनी, 15 से 20 लाइन भी कर सकते हैं। अब ये मत कीजिएगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने 3-4 पेज उसी में भर दिए हैं, आपको 5 के 10 नंबर नहीं मिलने वाला। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 ही मिलेंगे, उसी के हिसाब से आपको लिखना, ना बहुत कम लिखना है ना बहुत ज़्यादा लिखना। इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद इसी के साथ में अपनी वीडियो को जो है हम यहाँ पर ख़त्म करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ तो हाँ बस ठीक है, ये सारी बातें जो मैंने बता दी आपको, कुछ पॉइंट्स वगैरह और मुझे दिख रहे हैं, मैंने जो नोट करके रखे थे, कि लास्ट में आपको आना है और कोशिश करनी कि जहाँ जहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कॉपी आपने फिनिश कर ली, आपके पास में अभी 10 मिनट बचे हुए हैं। इन 10 मिनट में आपको क्या करना है, वापस आना, जहाँ जहाँ पे हेडिंग थी, जहाँ जहाँ पे आंसर आपके ख़त्म हो रहे थे, जहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर लिखा था, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, उन सबको हाईलाइट ज़रूर से कर दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर आपकी अगर पूरी कॉपी नहीं भी पढ़ेगा, कम से कम उस हाईलाइटेड वर्ड को वो देखेगा और आपको नंबर वहाँ पर वो दे देगा, ठीक है। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ में हम अपने वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट स्टेप के साथ में आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। और ऐसी वीडियो हम आगे लाते रहेंगे, देखते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।